वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम बैंकर्स एल्गोरिदम पे डिस्कशन करेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिदम है क्या और इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। विद एग्जांपल इसको ड्राई रन करके देखेंगे कि ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि बैंकर्स एल्गोरिदम है क्या। ये बेसिकली एक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम से मुराद क्या है कि इसको हम पहले से ही इस एल्गोरिदम को जब हम यूज़ करते हैं तो हम अपने सिस्टम को पहले से ही बता देते हैं कि हमारे पास इतने प्रोसेसेस होंगे, हर प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ताकि ये और फिर ये एल्गोरिदम हमें बताता है कि जो हमने अपनी नीड दी है उसके मुताबिक जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें कोई डेडलॉक अकर होगा या नहीं होगा। डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट होने के लिए जिस रिसोर्स का वेट कर रहे होते हैं वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस के पास होता है। ऐसी सिचुएशन में डेडलॉक अकर हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 को रिसोर्स जो चाहिए वो प्रोसेस 2 के पास है, प्रोसेस 2 को जो रिसोर्स चाहिए वो प्रोसेस 1 के पास है। तो इस कंडीशन को हम डेडलॉक कहते हैं। ये जो हमारा बैंकर्स एल्गोरिदम है, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है। किस तरह से काम करता है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। हमारे पास इस एग्जाम्पल को, क्योंकि हम इसको ड्राई रन करके देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें मैंने मेंशन कर दिया। सपोज वी हैव 5 प्रोसेसेस P1 टू P5। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो 3 रिसोर्सेज हैं A, B, C। यहाँ पे जो लिखा हुआ है A के आगे ब्रैकेट में लिखा है 9 इंस्टेंसेस, B के आगे 6 इंस्टेंसेस, C के आगे 8 इंस्टेंसेस। इसका मतलब है हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं A के हमारे पास 9 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, B के 6, C के 8। इसको आसान लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ लें। फॉर एग्जांपल जो A रिसोर्स है वो CPU है, तो हमारे पास 9 CPUs अवेलेबल हैं। B रिसोर्स एक प्रिंटर है, हमारे पास 6 प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। C रिसोर्स मेमोरी है तो हमारे पास 8 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं C के। तो हम इसको इंस्टेंसेस को इस तरह से अपनी आसानी के लिए समझ सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल अब आपको नजर आ रहा है। इस टेबल को सबसे पहले तो आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं इतने ज्यादा नंबर हैं, ये किस तरह से है। ये बिल्कुल बहुत ही एक आसान सा एल्गोरिदम है। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये है किस तरह से। देखिए हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, P4 और P5। आप फर्स्ट कॉलम में ये देख सकते हैं 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में भी बता दिया गया। सपोज वी हैव 5 प्रोसेसेस। तो बैंकर्स एल्गोरिदम में यही होता है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से ही बता देते हैं कि हमारे पास इतने प्रोसेसेस होंगे और ये भी बता देते हैं कि उन प्रोसेसेस को कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो अब देखें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ना कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेट कर दिए हैं। सपोज करें कि जो रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेट किए गए हैं, प्रोसेस 1 को A रिसोर्स 1 एक A रिसोर्स एलोकेट कर दिया गया, B रिसोर्स भी 1 एलोकेट किया गया और C रिसोर्स कोई एलोकेट नहीं किया अभी। इसी तरह ये रिसोर्सेज जो है ना एलोकेशन ये रैंडमली एलोकेट किए गए हैं। इसी तरह जो प्रोसेस P2 है, P2 को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो रिसोर्स A है वो 2 रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं। B 0 है, C 1 है, सिमिलरली 3, 4 और अगर 5 की बात करें, 5 को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो A रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं वो 0 है, यानी कोई A रिसोर्स फिलहाल एलोकेट नहीं किया। B जो है वो भी कोई नहीं एलोकेट किया और C का एक रिसोर्स एलोकेट कर दिया, ये एक इंस्टांस एलोकेट कर दिया है। हमारे पास टोटल कितने, ये ऊपर यहाँ पे हमारे पास मेंशन है। A के 9 है, B के 6, C के 8। तो अब जो एलोकेट किए ना टोटल कितनी एलोकेशन उसने कर दी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने। A को अगर आप काउंट करें 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे लिखा हुआ 6, टोटल 6 रिसोर्सेज A के उसने ऑलरेडी एलोकेट कर दिए इन प्रोसेसेस को। इसी तरह B के कितने एलोकेट किए, B के टोटल 4 रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं, यानी 4 B रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं। और C के कितने, अगर आप इनको ऐड कर लें 2 और 2 4, 5 और 6, और C के 6 रिसोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी एलोकेट कर दिए हैं। आगे यहाँ पे हमारे पास आ जाती है मैक्सिमम नीड, कि हमने बताया हुआ है कि हमें मैक्सिमम चाहिए कितनी, यानी पहले से ही हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया कि जो प्रोसेस 1 है उसको टोटल 5 A रिसोर्सेज चाहिए होंगे और उसको 3 B रिसोर्सेज चाहिए होंगे और 2 C रिसोर्सेज चाहिए होंगे। इसी तरह हमने बता दिया जो प्रोसेस 2 है उसको टोटल 3
ए रिसोर्सेज चाहिए होंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, 1 बी रिसोर्स चाहिए होगा और 3 सी रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सिमिलरली प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट होने के लिए 4 ए रिसोर्सेज चाहिए होंगे, 4 बी रिसोर्सेज चाहिए होंगे और 3 सी रिसोर्सेज चाहिए होंगे। इसी तरह हमने 4 और 5 का भी उसको बता दिया कि प्रोसेस 4 को कितने चाहिए, 5 को कितने चाहिए, मैक्सिमम हमने बता दिया। अब क्या है रिमेनिंग नीड। रिमेनिंग नीड कैसे निकलेगी, हम मैक्सिमम में से एलोकेटेड को माइनस कर देंगे। यानी किस तरह से कि देखें प्रोसेस P1 को मैक्सिमम 5 रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, 5 रिसोर्सेज चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। एक रिसोर्स तो आप देखें पहले से ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एलोकेट किया हुआ है, तो एक एलोकेट किया हुआ है चाहिए 5 है, तो रिमेनिंग कितने आ गए हमारे पास 4, कि अभी भी उसको 4 रिसोर्सेज चाहिए। इसी तरह आप अगर देखें तो प्रोसेस P1 को जो B है वो ऑलरेडी 1 एलोकेट किया हुआ है और उसको चाहिए कितने 3, 1 एलोकेट है चाहिए 3 है, यानी 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, अभी भी उसको 2 की नीड है। सिमिलरली उसको C रिसोर्स कोई भी एलोकेट नहीं किया लेकिन उसको चाहिए कितने हैं 2, तो 2 माइनस 0 रिमेनिंग नीड कितनी है उसकी 2 की। हम हर किसी की हर प्रोसेस की रिमेनिंग नीड निकाल लेंगे रिसोर्सेज की। इसी तरह से अगर हम प्रोसेस 2 की बात करें तो प्रोसेस 2 को आप यहां पे देखें मैक्सिमम नीड, यानी उसको ए रिसोर्स जो है वो 3 चाहिए, 3 ए रिसोर्सेज उसको चाहिए, लेकिन उसको हमने एलोकेट कितने किए 2 एलोकेट कर दिए, चाहिए 3 है, इसका मतलब है उसकी नीड कितनी है 1 रिसोर्स, अभी भी उसको ए और चाहिए। इसी तरह उसको हमने जो प्रोसेस P2 है उसको बी रिसोर्स कोई भी एलोकेट नहीं किया लेकिन उसको नीड कितने की है 1 की, तो इसका मतलब है 1 हमें उसको एलोकेट करना है। और सिमिलरली प्रोसेस P2 जो है P2 को हमने 1 सी रिसोर्स एलोकेट किया और उसकी नीड है 3 सी रिसोर्सेज की, 3 में से 1 तो ऑलरेडी उसको दे दिया, रिमेनिंग कितने बचे 2, तो यहां पे देखें रिमेनिंग उसको C2 रिसोर्सेज की जरूरत है। सिमिलरली आप देखेंगे हमने P3, 4 और 5 की भी नीड्स लिख दी जिस तरह से हमने 1 और 2 की कैलकुलेट की है। उसके बाद देखें हमारे पास जो टोटल रिसोर्सेज एलोकेट हमने किए, ए के हमने कर दिए कितने एलोकेट 6, और हमारे पास हैं कितने अवेलेबल कितने हैं 9, तो 6 एलोकेट कर दिए, रिमेनिंग कितने बचे 3। ये अवेलेबल का मतलब इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल पड़े हुए हैं वो 3 बचे। इसी तरह बी को हमने कितने बी रिसोर्सेज कितने एलोकेट कर दिए हैं, एडवांस में ही हमने 4 एलोकेट कर दिए हैं और टोटल कितने हैं हमारे पास 6, यानी 2 अभी हमारे पास अवेलेबल है। सी रिसोर्सेज देखें तो हमने 6 जो हैं वो एलोकेट कर दिए थे और टोटल कितने थे 8, यानी 2 हमारे पास सी रिसोर्सेज भी अभी अवेलेबल है। अब हम ये देखेंगे ये जो रिमेनिंग नीड है, क्या जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इससे हम किसी प्रोसेस की नीड को पूरा कर सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम देखते हैं P1 की नीड क्या है। P1 को 4 ए रिसोर्सेज चाहिए लेकिन हमारे पास तो सिर्फ अवेलेबल 3 हैं, इसका मतलब है हम फिलहाल P1 की नीड को पूरा नहीं कर सकते। हाँ अगर आप इसके B देखेंगे ना, B इसको चाहिए 2 रिसोर्सेज, हमारे पास 2 अवेलेबल हैं, C भी 2 चाहिए, 2 तो अवेलेबल हैं, यानी इसकी B और C वाले रिसोर्स की नीड को हम पूरा कर सकते हैं, A वाली को नहीं कर सकते। तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि हमने जिस भी प्रोसेस की रिमेनिंग नीड पूरी करनी है वो हमें तीनों रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करने होंगे, जो उसको तीनों चाहिए, जिस तरह ए बी सी जितने उसको रिसोर्सेज चाहिए सारे प्रोवाइड करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि चले बी और सी प्रोवाइड कर देते हैं, ए अभी उसको नहीं प्रोवाइड करते। तो हमारे इस केस में हम देखें हमारे पास ए उसको चाहिए 4 रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, इसको अभी कुछ नहीं, हमने इसको रिसोर्सेज एलोकेट किए, इसका मतलब ये भी वेटिंग स्टेट में है। अब आ जाते हैं प्रोसेस P2 पे। P2 को 1 ए रिसोर्स चाहिए, हमारे पास तो 3 अवेलेबल हैं, B भी 1 चाहिए, हमारे पास 2 अवेलेबल हैं, और जो हमारे पास C है, C जो है वो 2 चाहिए और हमारे पास अवेलेबल भी 2 है। इसका मतलब है हम प्रोसेस P2 की जो नीड है वो हम पूरी कर सकते हैं। तो प्रोसेस P2 की जब हम नीड पूरी करेंगे, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद इसने जितने रिसोर्सेज लिए थे एग्जीक्यूट होने के लिए वो सारे रिसोर्सेज फ्री कर देगा। वो सारे रिसोर्सेज फ्री कर दे से क्या मुराद कि जो हमने इसको एडवांस में रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए थे वो फ्री हो जाएंगे। वो फ्री होने का मतलब है ए रिसोर्स हमने इसको कितने एलोकेट किए थे 2, तो इस 3 में 2 ऐड हो जाएगा, वो हमारे पास बन जाएंगे 5, और बी रिसोर्स हमने कोई एलोकेट नहीं किया था वो इतने ही रहेंगे 2, और सी रिसोर्स हमने उसको 1 एलोकेट किया था, 1 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएंगे। अब हमारे पास अवेलेबल कितने बन गए 5 2 3। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखें हमारा जो ये प्रोसेस P2 था इसको 1 चाहिए था ना, A का रिसोर्स,
तो यहाँ पे 3 थे, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास फिर पीछे बच गए थे 2, हमने एक उसको असाइन कर दिया, 2 बच गए। उसको बी के कितने रिसोर्सेज चाहिए थे, बी का भी उसको कितना एक रिसोर्स चाहिए था, हमारे पास अवेलेबल 2 थे, 2 में से हमने 1 दे दिया तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया था। इसी तरह सी के उसको 2 चाहिए थे, 2 अवेलेबल थे, हमने 2 में से 2 ही उसको असाइन कर दिया, हमारे पास कितने बच गए थे 0, क्योंकि 2 में से 2 असाइन कर दिए हमारे पास 0 बच गए थे। तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये P2 समझ लें एग्जीक्यूट हो गया, ये सिस्टम से आउट हो जाएगा क्योंकि ये तो खत्म हो गया प्रोसेस। जब सिस्टम से आउट हो जाएगा तो इसके पास जो मैक्सिमम नीड थी हमने पूरी की और वो मैक्सिमम जो थे वो वापस कर देगा, यानी हमारे ऑपरेटिंग वो रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। कितने फ्री हुए, ए वाले 3 फ्री हो जाएंगे। तो देखें 2 थे, यहाँ पे 2 में 3 ऐड हो गया तो हमारे पास 5 आ गए। बी के कितने उसको मैक्सिमम चाहिए थे 1 उसके पास पहले से अवेलेबल था, 1 और वापस जो आ गया वो 2 हो जाएंगे। और इसी तरह ये सी वाले 3 फ्री हुए, 0 था 3 फ्री हुए तो हमारे पास 3 हो गए। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि जो प्रोसेस की नीड पूरी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जो एडवांस में उसको हमने एलोकेट किए हुए थे वो इसमें अवेलेबल में हम ऐड कर देंगे। जिस तरह आपको इजी लगता है आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल है वो है 5 2 3 और हमारा प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हो गया। मैंने यहां पे लिख दिया P2, लिख दिया कि सबसे पहले हमारा P2 एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, ए के हमारे पास 5 इंस्टांसेस हैं, बी के 2 हैं और सी के 3 हैं। अब हम देखते हैं क्या हम किसी और की नीड पूरी कर सकते हैं। P2 की नीड पूरी हुई थी, हम P3 पे आ जाते हैं। देखिए P3 को ए रिसोर्सेज कितने चाहिए, 2, हमारे पास अवेलेबल 5 हैं, ये तो हम इसको असाइन कर सकते हैं। बी रिसोर्सेज उसको चाहिए 3, लेकिन हमारे पास तो इस वक्त बी रिसोर्सेज 2 हैं। इसका मतलब है कि हम इसकी नीड को पूरा नहीं कर सकते हैं। यहां पे भी मैंने क्रॉस कर दिया कि फिलहाल इसकी नीड पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक हमारे पास वो तीनों रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे जितने चाहिए उतने, तब तक हम वो असाइन नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं P4 पे। P4 को ए रिसोर्सेज चाहिए 3, हमारे पास अवेलेबल है 5, ए रिसोर्सेज की तो नीड पूरी हो जाएगी। बी भी उसको चाहिए 3, लेकिन हमारे पास बी तो अवेलेबल है 2, हम नीड पूरी नहीं कर सकेंगे। और सी उसको 3 चाहिए, 3 की सी की नीड पूरी हो सकती है, लेकिन क्योंकि बी की नीड पूरी नहीं कर सकते, बी के पूरे रिसोर्सेज नहीं दे सकते, हम इसको भी छोड़ देते हैं। मैंने क्रॉस कर दिया। अब हम चले जाएंगे प्रोसेस P5 पे। 5 नंबर प्रोसेस पे जब आएंगे, उसको ए रिसोर्सेज कितने चाहिए 2, हमारे पास तो 5 अवेलेबल हैं। उसको बी कितने चाहिए 1, हमारे पास तो 2 अवेलेबल हैं। और उसको सी कितने चाहिए 3, जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। इसका मतलब है हम P5 की नीड पूरी कर सकते हैं। हम P5 को ये रिसोर्सेज देंगे, P5 एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जीक्यूट होने के बाद उसके पास जो हमने उसको एडवांस में रिसोर्सेज एलोकेट किए थे वो सारे फ्री हो जाएंगे, जो कि ये रिसोर्सेज थे एडवांस में। ये एडवांस वाले रिसोर्सेज जब फ्री हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ए हमने उसको 0 एलोकेट किया था, वो तो हमारे पास 5 ही रहेगा। बी भी 0 एलोकेट किया था, 2 रहेगा। और हमने इसको सी एक रिसोर्स एलोकेट किया था, सी का एक रिसोर्स एलोकेट किया था, वो हमारे पास हो जाएंगे 4। और ये वाला भी हमारा प्रोसेस P5 भी हमारे सिस्टम से आउट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, पहले P2 एग्जीक्यूट हुआ, P2 के बाद अब हमारा प्रोसेस नंबर 5 भी एग्जीक्यूट हो गया। अब जब प्रोसेस 5 एग्जीक्यूट हुआ तो इस वक्त हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 5 2 और 4 अवेलेबल हैं। ठीक है, अब 5 to 4 अवेलेबल है। हम दोबारा वापस आते हैं P1 पे, क्योंकि P5 तक तो हो गया, P1 पे अब वापस आएंगे। P1 पे जब हम वापस आए, हमने देखा कि P1 को A के 4 रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास तो 5 अवेलेबल हैं। B के 2 चाहिए, हमारे पास 2 अवेलेबल हैं। C के 2 चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 4 अवेलेबल हैं। इसका मतलब है हम प्रोसेस 1 की नीड को पूरा कर सकते हैं। हम प्रोसेस 1 को ये सारे रिसोर्सेज देंगे, प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमने इसको एडवांस में रिसोर्सेज एलोकेट किए थे वो रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। फ्री होने का मतलब है कि हमारे सिस्टम में दोबारा वो ऐड हो जाएंगे। हमने इसको रिसोर्स ए का एक ही रिसोर्स ए का इंस्टांस एलोकेट किया था, तो इसका मतलब है ए हमारे पास अब 6 इस वक्त अवेलेबल हो जाएंगे जब ये P1 आउट हो गया सिस्टम से। उसके बाद बी भी हमने एक एलोकेट किया था, तो बी के हमारे पास 3 हो जाएंगे। इसी तरह सी हमने कोई एलोकेट नहीं किया था, सी हमारे पास 4 ही रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब है हम कहेंगे P2 एग्जीक्यूट हुआ, P5 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद P1 हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया।
आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो मैंने 634 लिखा है, आप आसानी के लिए इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। मैंने जिस तरह पहले बताया था, एक दफा मैं फिर बता देता हूं। हमारे पास जब रिसोर्सेज थे 5 to 4, हमने नीड पूरी किसकी करनी थी? प्रोसेस 1 की। प्रोसेस 1 को कितने चाहिए थे? 4 चाहिए थे ना। तो इसका मतलब है 5 में से 4 हमने जब दे दिए तो इस वक्त 1 हमारे पास बच गया था। बी कितने चाहिए थे? 2, अवेलेबल भी 2 थे, 2 में से 2 ही दे दिए तो हमारे पास ये बचा था 0। इसी तरह सी के भी इसको 2 चाहिए थे, हमारे पास 4 थे, 4 में से 2 जब उसको असाइन कर दिए तो हमारे पास रिमेनिंग बचे थे 2। जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो एग्जीक्यूट होने के बाद उसने जो मैक्सिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हुए थे वो सारे फ्री हो गए। वो कौन से यूटिलाइज किए थे? ए के उसने 5 यूटिलाइज किए थे, बी के 3 और सी के 2। तो हमारे पास ये जो 1 है, 1 में 5 ऐड करें तो हो जाता है 6। बी के उसके पास 3 थे, 0 में 3 ऐड करें 3 ही होता है। सी के उसके पास 2 थे, हमारे पास 2 में 2 ऐड करें तो वो 4 बन जाता है। ये इस तरह से बना था। उसके बाद प्रोसेस P2 तो हमें पता है एग्जीक्यूट हो गया है। प्रोसेस P3 पे आएगा। P3 को वो देखेगा, A के 2 चाहिए रिसोर्स, हमारे पास तो 6 अवेलेबल हैं। B के 3 चाहिए, 3 अवेलेबल हैं। और C का 1 चाहिए, लेकिन हमारे पास 4 अवेलेबल हैं। इसका मतलब है हम प्रोसेस P3 जो है उसकी नीड पूरी कर सकते हैं। हम उसको रिसोर्सेज असाइन करेंगे, वो एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम से आउट हो जाएगा, और जो भी उसके पास रिसोर्सेज थे एडवांस में एलोकेट किए हुए थे वो वापस हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। वो कौन से थे? ए के 2 रिसोर्सेज थे, यानी 6 में 2 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएंगे 8। और बी का 1 था, 3 में 1 ऐड हो जाएगा, हमारे पास बन जाएंगे 4। और सी के 2 थे, वो हमारे पास बन जाएगा 6। तो हमारा प्रोसेस P3 भी एग्जीक्यूट हो गया और ये सिस्टम से हम कहेंगे आउट हो गया। तो यानी इसके बाद फिर हमारा प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट हुआ। P3 के बाद लास्ट हमारे पास बचा था P4। अब हम देखेंगे P4 को कितने रिसोर्सेज ए के चाहिए थे 3, हमारे पास इस वक्त 8 अवेलेबल हैं। बी के भी 3 चाहिए थे, हमारे पास इस वक्त 4 अवेलेबल हैं। सी के भी 3 चाहिए, हमारे पास इस वक्त 6 अवेलेबल हैं। इसका मतलब है प्रोसेस P4 की भी नीड पूरी हो जाएगी और वो हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूट, हमारे सिस्टम से आउट हो जाएगा। और जितने भी उसने रिसोर्सेज उसको हमने एडवांस में एलोकेट किए थे हमारे सिस्टम ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने, वो सारे फ्री हो जाएंगे। वो कितने थे? प्रोसेस P4 को 1 एयर सोर्स एलोकेट किया था, यहाँ पे 8 में 1 ऐड करें तो कितना हो गया 9। और जो हमारा B है वो 2 एलोकेट किए थे, 4 में 2 ऐड करें तो वो हो जाएगा 6। इसी तरह C के कितने प्रोसेस P4 को एलोकेट किए गए थे स्टार्ट में 2, 6 में 2 ऐड करें वो हो जाएगा 8। आप देखें हमारे पास अब ये प्रोसेस P4 भी एग्जीक्यूट हो गया था, यानी सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए। प्रोसेस P3 के बाद P4 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और हमारे पास अब इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज जितने हमारे पास टोटल थे वो सारे अवेलेबल हैं। कितने थे? ए के हमारे पास 9 अवेलेबल थे, यहाँ पे आप देखें 9 इस वक्त फ्री हो गए। बी के 6 थे, बी 6 हो गया। सी के 8 थे, हमारे पास 8 ही अवेलेबल हैं। कि सारे हमारे पास रिसोर्सेज जो थे वो फ्री हो गए और सारे प्रोसेसेस भी एग्जीक्यूट हो गए। इसका मतलब है कि जो हमारे वाली एग्जांपल है इसमें कोई डेडलॉक अकर नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई ऐसा केस होता कि हमारे पास किसी भी प्रोसेस की नीड पूरी नहीं हो रही होती या किसी एक प्रोसेस की नीड पूरी हो जाती, वो अपने रिसोर्सेज फ्री भी कर देता, बाकी सारे प्रोसेसेस अपनी नीड उससे पूरी ना कर पाते, तो इसका मतलब था यहाँ पे डेडलॉक अकर होना है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से हमें पूछा जा सकता है। हमें एक एग्जांपल दे दी जाती है, हमें बता दिया जाएगा कि मैक्सिमम नीड कितनी है, एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं, हम उससे रिमेनिंग नीड को कैलकुलेट कर लेंगे। और जिस तरह से अब हमने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते गए, जो भी रिसोर्स कंप्लीट अपनी जो भी प्रोसेस अपना कंप्लीट होता गया वो अपने रिसोर्सेज फ्री करता रहा और हमने वो अवेलेबल में ऐड करते रहे। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम ये कहें कि हम इसको रियल लाइफ में अपने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करें तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है और इसको हम शायद इम्प्लीमेंट कर भी नहीं पाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखें, ये सिर्फ हम उस वक्त ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमारे रिसोर्सेज की, जो प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए उनकी जो नीड है वो स्टैटिक हो, कि हमें एडवांस में ही पता हो। जिस तरह हमने इस एग्जांपल में कहा कि हमारा प्रोसेस P1 को ए रिसोर्सेज मैक्सिमम 5 चाहिए होंगे, उसकी नीड ए वाले उसको 5 रिसोर्सेज चाहिए होंगे, लेकिन हमें रियल लाइफ सिनेरियो में ये नहीं पता होता
कि किस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। ये जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होती है ना, ये डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब है कि जब हम प्रोसेस चल रहा होता है तो वो रन टाइम पे डिमांड करता है कि जी मुझे अब ये इतने रिसोर्सेज चाहिए, ये इतने चाहिए। तो अगर तो हम कहें कि जी रिसोर्सेज स्टैटिक हैं, फिर तो ये अप्रोच बहुत अच्छी है। लेकिन अदरवाइज रिसोर्सेज स्टैटिक नहीं होते हैं। हमारा जो प्रोसेस होता है वो रन टाइम पे डिसाइड कर रहा होता है कि मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए। सेकेंडली, जो अब लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर अब जो अप्रोच यूज होती है वो बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज नहीं किया जाता। इसका ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया। अब जो लेटेस्ट अप्रोच है हम वो कहते हैं जिस तरह प्रीएम्प्टिंग की अप्रोच। प्रीएम्प्टिंग का मतलब है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रीएम्प्ट कर लेता है, यानी फोर्सफुली रिसोर्सेज किसी भी प्रोसेस के पास जो होते हैं वो लेके किसी दूसरे प्रोसेस को देके उस प्रोसेस को कंप्लीट करवा देता है। या अब जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केयरफुली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे काम करते हैं, ये जिसमें वो प्रायोरिटी देते हैं कि जो कोई शॉर्टेस्ट प्रोसेस है जो जल्दी खत्म होने वाला है, पहले सारे रिसोर्सेज उसको दे देते हैं कि वो खत्म हो जाए, फिर किसी और प्रोसेस की तरफ जाएं। तो इस तरह की जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप्रोचेस को यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बैंकर्स एल्गोरिदम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए उम्मीद है कि इस एग्जांपल से ये आपका बैंकर्स एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।